ये मेरा 5th लेक्चर है ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज मैं बताने जा रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ सर एक स्मॉल वीडियो बनाइए ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब हुआ अक्रिय, पेयर का मतलब हुआ जोड़ा और इफेक्ट का मतलब हुआ प्रभाव। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस मतलब ऑटरमोस्ट वैलेंस एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू participate in bonding is called, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, मीन्स कोई इच्छा नहीं दिखाना। किसका? कौन सा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का? तो वैलेंस एस, इनर एस का मैं बात नहीं कर रहा हूं, वैलेंस एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये थोड़ा सा डिपेंड करता है शेल्डिंग इफेक्ट पे, तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है और इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वाला जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रहा है इस पे। ये आउटर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि अट्रैक्शन फील कर रहा है, लेकिन यही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है, तो ये रिपल्सन फोर्स भी फील कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन दो तरह का फोर्स फील कर रहा है, पहला अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा रिपल्सन फोर्स। तो ये जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो अंदर वाले इनर सेल इलेक्ट्रॉन के कारण घट गया। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शेल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल का शेल्डिंग इफेक्ट, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। इधर जाने से क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता है। मैंने बताया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल पे, और एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है और इसलिए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। और एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है, डी डम्बल होता है और एफ का कॉम्प्लिकेटेड या डिफ्यूज शेप होता है, इसलिए सबसे पुअर शेल्डिंग इफेक्ट एफ का होगा। अगर हम किसी एक एग्जांपल ले लें ग्रुप में, जैसे हम लोग बात करें ग्रुप 13 का, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ग्रुप 13 में हम लोग देखें 5 एलिमेंट है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसका एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49 और 81। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p1। इसका लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इसका लिखेंगे हम लोग आर्गन 3d10, 4s2 और 4p1। इसका लिखेंगे हम लोग क्रिप्टन 4d10, 5s2 और 5p1। और इसका लिखेंगे हम लोग जेनॉन 4f14, 5d10, 6s2, 6p1। मैंने बताया था कि इनर शेल्डिंग इफेक्ट में इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देता है फ्रॉम न्यूक्लियस से। यहाँ पे यही यहाँ पे लगाएंगे ये रूल। यहाँ पे देखेंगे कि जो पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल से स्ट्रांगली शील्ड होता है, क्योंकि मैंने बताया कि एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, दोनों मिल के भाग लेता है यहाँ पे।
एस का 2 इलेक्ट्रॉन और पी का 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है बॉन्डिंग, आप लोगों को पता है ये चीज। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी देखेंगे कि एस ऑर्बिटल जो है पी इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली सील्ड करता है, तो यहाँ भी हो गया 3। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो पी तो स्ट्रांगली एस से सील्ड होगा, लेकिन एस जो है वो डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इससे पहले है और डी इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सील्ड नहीं कर पाएगा। तो ये +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। अगर बात करें इंडियम का तो इंडियम में भी हम लोग देखें कि पी इलेक्ट्रॉन को एस इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रांगली सील्ड करता है एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली सील्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने बताया है कि डी इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। लेकिन अगर यहाँ ये भी शो कर सकता है +1 +3, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो देखिए आप पी के इलेक्ट्रॉन को एस तो स्ट्रांगली सील्ड करेगा, लेकिन डी और एफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचा नहीं पाएगा। तो एस जो है न्यूक्लियस जो है वो एस इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करेगा, तो ये एस का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी को कहते हैं कि जो एस का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये ज्यादा स्टेबल जो होगा वो +1 में होगा। क्यों? क्योंकि S का इलेक्ट्रॉन को जो है D और F के इलेक्ट्रॉन सील्ड नहीं कर पाते हैं। मैंने बताया कि D एंड F का सील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 13 का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP1 होता है। और अगर बात करें गैलियम से, हम लोग देखे थे कि गैलियम से ज़्यादा इंडियम और इंडियम से ज़्यादा थैलियम, S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम लोग देखें यहाँ पे कि P का इलेक्ट्रॉन को S तो स्ट्रांगली सील्ड करता है, यहाँ भी सील्ड करता है स्ट्रांगली, लेकिन यहाँ पे देखिए D इलेक्ट्रॉन आ गया, D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और D ऑर्बिटल का जो शेप होता है डबल डम्बल होता है, इसलिए ज़्यादा वो सील्ड नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ भी कि D का इलेक्ट्रॉन यहाँ भी सील्ड नहीं कर पाएगा, यहाँ तो और D और F का सील्ड नहीं कर पाएगा, और पूरा सील्डिंग इफेक्ट होता है F का, सबसे खराब सील्डिंग इफेक्ट होता है F का। इसीलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन से S के इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं सकता है D एंड F ऑर्बिटल, इसीलिए यहाँ पे S का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं जाएगा। इसी घटना को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर ये साइड चलेंगे फ्रॉम गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम, तो क्या होगा कि S का नहीं लिया तो सिर्फ P का एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ, अगर दोनों मिल के पार्टिसिपेट करता तो वहां पे +3 शो करता। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, व्हाई? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसे हम लोग हर ग्रुप में, ग्रुप 13 सिर्फ नहीं, ग्रुप 14, 15, 16, 17 तक ये हम लोग लगा सकते हैं। आप ग्रुप 14 में भी देख लीजिए। ग्रुप 14 में बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2 NP2। फिर से हम लोग यहाँ पे S का इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा, तो जर्मेनियम से अगर लेड की ओर चलेंगे, मीन्स जर्मेनियम से टीन और टीन से ज़्यादा स्टेबल लेड में इधर जाएंगे, तो ये इसका तो भाग नहीं लिया, तो सिर्फ 2 का इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग लिया, सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन 2 भाग लिया है। तो लिखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट increases while stability of +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगा? घट जाएगा। वाई? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब एक रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि आप बताइए कि PbCl2 और PbCl4 में ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो मैंने अभी बताया कि इधर जाने से +2 का स्टेबिलिटी बढ़ता है और +4 का स्टेबिलिटी घटता है। तो वाई? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे PbCl2 इज मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ
PbCl4 बिकॉज गैलियम से हम जर्मेनियम से लेड की ओर जाते हैं तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +4 की स्टेबिलिटी घटती है। सिमिलरली हम लोग बात करें अगर ग्रुप 16 का, हाँ यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि PbCl2 जो है वो PbCl4 ज़्यादा स्टेबल कौन है, PbCl4, तो क्रॉस नहीं करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4, ऐसे लिखेंगे कि PbCl2 इज मोर स्टेबल देन, इससे तो PbCl4 वाई, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप, ये था आपका ग्रुप 14, एज यूजुअल ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, इसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम। अगर यहाँ बात करें तो इसका होता है NH2 और Np3 वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसका होता है NH2 और Np4। अब आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि आर्सेनिक से ज़्यादा एंटीमनी और एंटीमनी से ज़्यादा बिस्मथ, इधर जाने से स्टेबिलिटी of +3 oxidation state increases and stability of +5 oxidation state decreases। क्यों? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एज यूजुअल ग्रुप 16 में यहाँ भी S का भाग नहीं लेगा, तो फिर से सेलेनियम से ज़्यादा टेलरियम, टेलरियम से ज़्यादा पोलोनियम, इधर जाएंगे तो फिर से स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। वाई? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसी को दिक्कत है इनर्ट पेयर इफेक्ट में? मैंने बताया कि S और वैलेंस S ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब देखें कि डाउन द ग्रुप गए हम लोग, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और टिन के बाद लेड, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका NH2 और Np2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें हम लोग अगर लेड का, तो हम लोग देखते हैं कि 6s2 और 6p2 के पहले आता है 4f और 5d का इलेक्ट्रॉन, और f और d का सील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है ऑर्बिटल का, इसलिए वहाँ पे s के इलेक्ट्रॉन को सील्ड नहीं कर पाता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन s इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 घटता है, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ +2 बढ़ जाता है और स्टेबिलिटी ऑफ +4 घट जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम लोग कल बोले थे कि आपको हम बताएंगे ग्रुप 13 पे, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 13। सबसे पहले लिखेंगे कि ग्रुप 13 कंसिस्ट्स ऑफ, किसको किसको कंसिस्ट करता है मैंने बता चुका आपको पहले भी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दे हैव, इन लोगों का दे हैव NH2 Np1 configuration in वैलेंस सेल, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 Np1 होता है। जैसे हम लोग बात करें बोरॉन,
एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 और 2p1। ये इसका सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर इसको हम सेल वाइज कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, यानी K और L। आप देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है इलेक्ट्रॉन्स वो 3 है, और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 और Np1 होता है। फिर देखें आप अगर एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो बोलेंगे लिखेंगे इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इसको भी अगर लिखें हम तो 2, 8, 3 K L M। एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम एटॉमिक नंबर 31। लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p1। इसको भी हम अलग अलग करके लिख दें कि कितना होता है, तो ये हो गया 2, 8, 18, 3, यानी K L M और N। आप देख सकते हैं कि इसका भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया 3। बात करें गैलियम के बाद इंडियम का एटॉमिक नंबर 49, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2, 5p1। तो अगर बात करें तो इससे पहले आ जाएगा 4d10, 5s2 और 5p1। इसको भी लिखते हैं 2, 8, 18, 18, 3, यानी 2, 8, 18, 18 और 3, यानी K L M N O। The last one is thallium 81, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2 और 6p1। यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 18, यहाँ 32, यहाँ 18 और यहाँ 3, यानी K L M N O P। आप देख सकते हैं कि सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। बोरॉन का, एल्यूमिनियम का, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, और सबका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP1, NS2 NP1। यहाँ भी देख लीजिए NS2 NP1 यानी 4s2 4p1, यहाँ भी 5s2 5p1, 6s2 6p1। जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रुप 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होता है और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP1 होता है। आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका अबंडेंस एंड अकरेंस। तो सबसे पहले बता दें अबंडेंस एंड अकरेंस का मतलब होता है कि ये कितना मात्रा में पाया जाता है और किस रूप में ये पाया जाता है। तो लिखेंगे कि एल्यूमिनियम is most abundant metal and third most abundant element after oxygen and silicon by mass in Earth's
क्रस्ट, मतलब एल्युमिनियम मेटल में सबसे ज़्यादा, लेकिन एलिमेंट में मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब में इसका पोजीशन तीसरा है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। अगर सबसे ज़्यादा एलिमेंट में बोले सबसे ज़्यादा अबंडेंट तो पहला ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन और थर्ड है आपका एल्यूमिनियम। लेकिन अगर मेटल में बोले तो द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन मेटल इज एल्यूमिनियम। इट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। मैंने बताया था कि जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते, वो कंबाइंड स्टेट ओर्स के रूप में मिलते हैं, और ओर्स का मेटलर्जी करते हैं तब हम लोग को जाके वो मेटल प्राप्त होता है। मेटलर्जी कहते हैं कि द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमको आयरन चाहिए तो उसका बहुत सारे ओर्स होते हैं, लेकिन किसी एक ओर से जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो उससे अगर निकाल रहे हैं तो उस कंप्लीट प्रोसेस को कंसंट्रेशन, ट्रेसिंग, सेपरेशन सबको अगर देखेंगे हम लोग तो हम लोग उस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को बोलेंगे मेटलर्जी। तो बात करेंगे बोरॉन का। एल्युमिनियम हो गया तो लिखेंगे कि बोरॉन इज नॉट फेयरली अबंडेंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं पाया जाता है बट इट इज वेल नोन, लेकिन ये अच्छा से जाना जाता है। क्यों? तो क्योंकि इट अकर्स एज concentrated deposit of borax, carnite। लिखेंगे कि the main ores of बोरोन आर कौन कौन है? तो सबसे पहला बोरैक्स, दूसरा कार्नाइट, तीसरा कोलेमेनाइट और फोर्थ होता है बोरिक एसिड। अगर हम बात करें बोरैक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो Na2B4O7.10H2O। कार्नाइट का बात करें तो Na2B4O7.4H2O। अगर कोलेमेनाइट का बात करें तो Ca2B6O11.5H2O। आप बोरिक एसिड करें तो H3BO3, या आप इसी को लिख सकते हैं BOH का। और एक ही चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, बोरॉन 1 है, तो इसी चीज़ को लिखें कि बोरिक एसिड को लिख सकते हैं 3BO3B या फिर BOH3 का। अब बात करते हैं कि गैलियम, इंडियम and thallium are occurs as sulfides in traces मतलब कम मात्रा में, in traces in zinc, lead sulfide ores। ये था इसका abundance and occurrence कि एल्युमिनियम जो है वो मेटल में सबसे ज़्यादा, एलिमेंट में तीसरा इसका पोजीशन है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, और इसका मेन ओर जो है जिससे हम मेटलर्जी करके एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं वो है बॉक्साइट। अब बात करते हैं यहाँ पे ओर का मतलब हो गया अयस्क, जिससे हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं इकोनॉमिकली बेनिफिशियली। इकोनॉमिकली देख सकते हैं आर्थिक स्थिति से मतलब कम लगाया और कुछ ज़्यादा इनकम हो तो ठीक है, और मिनरल्स भी मिलता है लेकिन इकोनॉमिकली बेनिफिशियल वो नहीं है। बोरॉन जो है वो फेयरली अबंडेंट तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा तरीका से जाना जाता है क्योंकि ये मिलता है बोरैक्स एंड कार्नाइट के रूप में, और इसका मेन अगर ओर्स देखें हम लोग तो है बोरैक्स, कार्नाइट, कोलेमेनाइट, बोरिक एसिड। और गैलियम, इंडियम और थैलियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये पाया जाता है जिंक एंड लेड के सल्फाइड्स ओर्स में, जैसे ZnS, PbS एटसेट्रा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 13। हम लिखेंगे कि जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप कौन सा 30। मैंने बताया था कि अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मैंने बताया था कि अगर कोई ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में 1 प्रोटॉन है, बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्ट्रांगली खींचेगा। लेकिन अगर 2 प्रोटॉन आ जाए न्यूक्लियस में, बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये नहीं कि एक प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं, दोनों प्रोटॉन मिलके उस एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसी टाइप का अलोंग द पीरियड जाते हैं तो देखते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो ज़्यादा न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, मींस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई अलोंग द पीरियड जाने से घटता है। तो अगर बात करें कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 से कंपेयर करेंगे ग्रुप 13 का, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपेयर करेंगे हम लोग बोरॉन फैमिली से, तो किसका एटॉमिक साइज छोटा होगा, ग्रुप 2 का या ग्रुप 13 का? ऑब्वियसली सही सोच रहे हैं आप लोग, ग्रुप 13 का ही एटॉमिक साइज छोटा होगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 have smaller atomic and ionic radii than that of elements of group 2। ग्रुप 2 कहने का मतलब हुआ, ग्रुप 2 कहने का मतलब हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब बात करें कि डॉन्डा ग्रुप जाने से क्या होगा, तो क्यों ऐसा हुआ था कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 हैव स्मॉलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देन दैट ऑफ ग्रुप 2 ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखेंगे इन मूविंग डाउन द ग्रुप, in moving down the group, the atomic and ionic radii क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर हम लोग जनरल ट्रेंड देखें, सामान्य, किसी एक्सेप्शन का बात नहीं कर रहे, जनरली जो देखें कि डाउन द ग्रुप जाने से नए नए सेल का एडिशन होता है, इसीलिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ जाता है। लेकिन अगर लिखें इन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, हाउएवर, अच्छा क्यों होता है सो भी लिख दीजिए, इंक्रीजेस, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। लिखेंगे कि हाउएवर गैलियम Ga और इसका एटॉमिक नंबर 31 और इसका ये एटॉमिक रेडियाई 135 पिकोमीटर हैज स्मॉलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। हाउएवर कि गैलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई देन दैट ऑफ किससे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी Al एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक रेडियाई 143 पिकोमीटर। दिस इज ड्यू टू more poor shielding effect of 3D electrons। अगर हम बात करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसका होता है हीलियम 2s2 2p1, इसका होता है नियॉन 3s2 3p1, इसका होता है गैलियम का आर्गन 4s2 4p1, इसका होता है
सॉरी आर्गन के बाद 3D10 4s2 4p1, इसका होता है क्रिप्टन 4D10 5s2 5p1। अगर बात करें यहाँ पे थैलियम का तो इसका होता है जेनॉन 4f14 5D10 6s2 6p1। देखिए कि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन आया, डी इलेक्ट्रॉन आने से शेल्डिंग इफेक्ट पुअर, शेल्डिंग इफेक्ट पुअर तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो ऑब्वियसली कि रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में कंपेयर करें, अगर इसका रेडियस देखिए ये तो एलिमेंट्स था, अगर इसका बात करें एटॉमिक रेडियस का तो होता है इसका बोरॉन का 88 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम का 143 पिकोमीटर, गैलियम का 135 पिकोमीटर और इसका होता है 167 पिकोमीटर और इसका होता है 170 पिकोमीटर। ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ? एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है कि वाई गैलियम है जो स्मॉलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, तो ड्यू टू मोर पुअर शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ 10 3D इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने बताया था कि आयोनाइजेशन वैसा प्रोसेस जिसमें कोई एक न्यूट्रल एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। और अगर बात करें हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो बोले थे कि किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे ही हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो ऑब्वियसली जिसका साइज छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, लेकिन हम बोले थे कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए था बोरॉन का ऑब्वियसली क्योंकि साइज छोटा होता है। लेकिन हम लोग बात किए थे ग्रुप 2 में बेरिलियम का कि उसका स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप 2 का ज़्यादा होगा, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 का ज़्यादा होगा। कैसे? तो अगर बात करें हम लोग यहाँ बेरिलियम, यहाँ बोरॉन 1s2 2s2 एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, तो 1s2 2s2 2p1, यही ना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देख लीजिए, अब बात किए थे कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बताया कि साइज छोटा है तो ऑब्वियसली होना चाहिए इसका, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, मीन्स स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो पहला केस में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ग्रुप 2 का, ये है ग्रुप 2, और इधर बात करें हम लोग अबाउट ग्रुप 13। लेकिन अगर आपसे पूछा कि बताइए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा किसका होगा, तो क्या बोलेंगे आप? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन का भी देख लीजिए, इट बिकम्स 2s1 और इट बिकम्स 2s2। ऑब्वियसली सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप 13 का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए फुल फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड में बात करें, आपस में कंपेरिजन करें, आर से तो ज़्यादा होता है, लेकिन आपस में ही अगर फुल फील्ड और हाफ फील्ड सब सेल का अगर ये करें, कंपेयर करें, तो फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है दैन दैट ऑफ हाफ फील्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 13 का ज़्यादा होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि द elements of group 13 have lower value of first ionization enthalpy than that of alkaline earth metal, than that of alkaline earth metals। हम लोग बताएं आपको कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 के पास कम वैल्यू होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का
किससे, देन दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रुप 13 हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ किससे, ग्रुप 2 से। अब बोलेंगे कि इन मूविंग डाउन द ग्रुप 13, the value of ionization enthalpies decreases। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक। लेकिन यहां भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे बात करें एक तरफ एलिमेंट और एक तरफ फर्स्ट आयोनाइजेशन। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है सर, फिर यहाँ सेकेंड क्या होता है। मैंने बताया था कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को जितना निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को गैसियस केटायन से निकालने का जितना जरूरत पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे एक एग्जांपल हो जाए कि एल्यूमिनियम गैसियस, इसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये हो गया A+ गैसियस केटायन, ठीक। तो इसको निकालने के लिए जितना जरूरत पड़ा उसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन आपसे पूछा सेकेंड, तो यहाँ केटायन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बन जाएगा A2+, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर A2+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बन जाएगा A++, उसको कहेंगे थर्ड। इसी तरह से हम लोग के पास 8th आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक होता है। अगर बात करें हम लोग ग्रुप 13 में कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहाँ बात करें तो इसका होता है 801 किलो जूल पर मोल। इसका होता है 577 किलो जूल पर मोल। इसका होता है 579 किलो जूल पर मोल। इसका होता है 558 किलो जूल पर मोल। और इसका होता है 589 किलो जूल पर मोल। बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है कि भाई एल्युमिनियम से कम होना चाहिए था गैलियम का, तो ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पहले बताया था कि गैलियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम होगा। दूरी कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है गैलियम का। क्यों? तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि इंडियम से ज़्यादा होता है थैलियम, ज़्यादा होना चाहिए इंडियम का, लेकिन लिखेंगे इंडियम से ज़्यादा थैलियम का होता है। क्यों? तो ड्यू टू मोर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F एंड 5D इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कल के क्लास में। थैंक यू।